देखिए हमारे पीछे बैकग्राउंड को पहले तो देखिए और फिर सोचिए कि क्या डिस्कशन होने वाली है। पतंगों पे किस किस को पसंद है, किस किस ने उड़ाई नहीं, मेरा सवाल सुनो। हाँ। मेरा सवाल ये, पतंग बनाई है कभी आपने? हाँ, मैंने बनाई है। बनाई छोटी सी इतनी सी है ना, वही वाली ना, छोटी बड़ी बहुत कोशिश होती थी ना, काफी डिफरेंट कलर्स वाली। उड़ाई किसने? मैंने उड़ाई मैंने भी उड़ाई है। देखिए कोई उड़ा मिले तो नहीं, देखिए कोई उड़ाकर दे दे और फिर हम उसको उड़ा सकते हैं, पर शुरू से उड़ाना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, ये शुरू में मेरे साथ भी होता था, लेकिन फाइनली मेरी एक ही बार ठीक से उड़ पाई थी पतंग। मैंने भी किसी ने उड़ा के दी पेचा लड़ा। पेचे। चलिए देखिए, इसी पे बात हो रही है क्योंकि रंग बिरंगी पतंगों का वक्त आ गया है। इसके साथ ही अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हुआ। तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं जीएनटी पर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जर्मनी के चांसलर इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस काइट फेस्टिवल की पहचान अब देश के दायरे से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। दुनिया भर के कई बड़े पतंगबाज यहां अपने हुनर की नुमाइश करने के लिए पहुंचते हैं। और देखिए, सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि नर्मदा और वडनगर में भी शानदार काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब काइट फेस्टिवल में भी कई देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। मकर संक्रांति में भले ही अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन संक्रांति के रंग अब पूरे देश में दिखने लगे हैं। यूपी के सहारनपुर में बाजार पतंगों से सज चुके हैं, तो वहीं जमशेदपुर में देशभक्ति और पॉलिटिक्स की थीम पर पतंगे बनाई गई हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के आसमान पर दोस्ती की पतंग, नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भारत की एकता की पतंग, रंग रंगीली पतंगों से सजा वडनगर का आकाश। ये गुजरात की अलग अलग जगहों पर मनाए जा रहे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शानदार तस्वीरें हैं, जहां अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी और जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दोस्ती की पतंग उड़ाकर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज किया। दोनों ने यहां पतंगबाजी का खूब लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद काइट फेस्टिवल में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री पर थे तभी से उन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत अहमदाबाद में करवाई थी। अहमदाबाद के अलग अलग शहरों में भी काइट फेस्टिवल की शुरुआत उनके तरफ से करवाई गई थी। इसी बीच नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आकाश में भी उड़ी एक से बढ़कर एक पतंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लुभाया इंडिया लिखी हुई पतंग ने। यहाँ किसी की डिजाइन अनोखी है और तो किसी का रंग शानदार है और किसी का आकार जोरदार है। 13 जितने देश के पतंगबाज यहाँ पे आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर नर्मदा डैम के पास पतंग उड़ाई है। मेरी देखिए, मैं पतंगे कोई भी उड़ाऊं, मेन पतंग जो होती है वो मेरी भारत की पतंग है। देखिए, मैं भारतवासी हूँ और भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने आज मेरे कॉस्ट्यूम भी देखे होंगे। हम लोग इस समय लोहड़ी का फेस्टिवल मना रहे हैं पंजाब में, और हमारे मकर संक्रांति जैसे यहाँ है, वहाँ बसंत पंचमी भी आता है, लोहड़ी भी आता है, तो वो येलो कलर को प्रतीक है। हम जब भी काइट उड़ाते हैं हम भारत की पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। नर्मदा के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में देश और दुनिया भर से 79 पेशेवर पतंगबाज अपनी नई और आकर्षक पतंगे लेकर पहुंचे हैं। इन पेशेवर पतंगबाजों ने जब तितली, ड्रैगन, व्हेल, शार्क, बलून जैसी अनोखी पतंगों के साथ साथ पारंपरिक पतंगे उड़ाई तो पूरा आसमान रंगीन हो उठा। Most beautiful kite festival I've ever been to. It's only day 2 and we're just so impressed. We had a big welcome. This kite is about unity and global connectedness. यहाँ राज्य के जल संसाधन और जल आपूर्ति राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गुब्बारे उड़ाकर पतंगों के इस मेले की शुरुआत की। ऐतिहासिक नगरी वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के पर्व से पहले आयोजित इस महाउत्सव में देश विदेश के पतंगबाजों ने अपनी हुनर का जादू बिखेरा। यहाँ मेहसाणा की धरती पर 5 से अधिक देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया।
इंडोनेशिया और अर्जेंटीना के पतंगबाज तो अनोखी पतंगों का युद्ध देखकर बेहद खुश दिखे और उन्होंने भारतीय संस्कृति और मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ भी की। मेहसाणा के प्रभारी मंत्री और हजारों लोगों की उपस्थिति में यहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से छा गया था। हर साल जनवरी के महीने में होने वाले ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल न सिर्फ मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात की पतंग संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और वडनगर से मनीष मिस्त्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसी पतंगे दिल्ली में नहीं मिलती ना, बड़ी खूबसूरत है ये वाली। मिलती है, मतलब हमारे पंजाब में देखो कितनी तरह की मिलती है। मतलब अगर आपको पतंग बनानी हो तो आप अगर अभी बनानी हो तो किस शेप में, क्या? हमें तो सिंपल यही आती है, हम यही बना पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। दिल्ली की बात करें ना, दिल्ली में बड़ी रफ एंड टफ वाली काइट चलती है। वहाँ पे ना एकदम कंपटीशन होता है कि किसकी पतंग वो काटेंगे। सॉलिड होगी। हाँ, ये वाली नहीं होती है वहाँ पे, एकदम सॉलिड नहीं, वो तो डोर वाला भी कंपटीशन हो गया ना, किसकी कटेगी पहले। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, आपने पतंग कितने की खरीदी थी, याद है बचपन में? लास्ट में मुझे लगता है मतलब 5 कभी भी? रुपए की, 5 हाँ, 10 रुपए इतना अभी हो गए 10-15 खरीदी है तो मैंने, पिछले साल भी खरीदी है। अब तो महंगी आ गई, 10-15-20 बढ़ गई है। अब तो 400-500 रुपए। नहीं, मैं छोटे शहरों की भी बात करी हूँ, वहाँ भी रेट्स थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। पर ये एक तरह का अच्छा, मतलब जैसे अगर फैमिली गेट टुगेदर हो और सब पतंग उड़ाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग यही होता है। आप 15 अगस्त को दिल्ली में देख लीजिए, आप चांदनी चौक जाइए, बड़ी खूबसूरत आसमान में पतंगे उड़ती आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए पतंगबाजी के शौकीनों को अब मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी करने का इंतजार है। इस दिन हवा में उनकी पतंग लहराती है, दूर दूर तक सैर करके आती है, तभी तो पतंग के बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अलग अलग डिजाइन आपको पतंग के बाजार में नजर आ जाएंगे, एक से बढ़कर एक पतंगे मौजूद है। वैसे इस बार बहुत खास जो है ना, ऑपरेशन सिंदूर के थीम वाली पतंग ज्यादा डिमांड में। देखिए मकर संक्रांति पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंग जाता है, इसलिए मकर संक्रांति को पतंगों का उत्सव भी कहा जाता है। अब पतंग उत्सव इतना फेमस हो चुका है कि विदेश से भी पतंगबाज भारत पहुंचते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं। पतंग के बाजारों की रौनक बता रही है कि एक बार फिर जादुई आसमान दिखेगा और इसके लिए अहमदाबाद की गलियों में पतंगों का बाजार सज चुका है। 14 और 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन आसमान में रंग बिरंगी पतंग लोग उड़ाते हैं और उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं। मेरे पीछे की तरफ की आसपास की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कालूपुर में स्थित दुकान की तस्वीर है जहां पे पतंग बनाए जाते हैं और पतंग बेचे भी जाते हैं। उत्तरायण जैसे ही करीब आती है, दिसंबर खत्म होता है, जो गुजरात के अलग अलग शहर है उसमें जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाने की शुरुआत कर देते हैं और उत्तरायण करीब आते ही शनि रवि की छुट्टियों में तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। अहमदाबाद के बाजारों में एक से बढ़कर एक पतंगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंगे शौर्य का गान कर रही हैं, जबकि फिल्मी सितारों की तस्वीरें वाली पतंगे फिजा में खुशनुमा एहसास घोल दे रही हैं। पतंग की इतनी डिमांड है यहाँ पर अभी हाल में जबरदस्त, और इस साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें सिंदूर वाली पतंग लोग इतनी मांग रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है भाई साहब। जी साहब, जब हमारे देश ने ये जंग जीती थी उसके बाद से ही पतंग की डिमांड थी कि ऐसी पतंग बनाओ, ऐसी पतंग बनाओ, तो हमने खास कर ये पतंग बनाई और उसकी डिमांड बाजार में जबरदस्त है। ये पतंग में बेच रहे हैं 10 रुपये, ये पतंग बेच रहे हैं होलसेल में, जबकि 7-8 रुपये पतंग की कीमत होती है, लेकिन डिमांड ज्यादा है इसकी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का भी कुछ ऐसा ही नजारा है। बाजार नए नए डिजाइन की पतंग से गुलजार है। हर दुकान पर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। बसंत पंचमी को लेके भीड़ तो है, रश है वैसे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा महंगा होने की वजह से ना महंगा बहुत हो गया है सामान। मकर संक्रांति पर स्नान दान के अलावा पतंग उड़ाने का रिवाज भी काफी पुराना है, जिसका क्रेज आज भी बरकरार है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बाजार में आपको हर तरह की पतंगे अब मिल जाएंगी, लेकिन अब आपको बताते हैं आसमान में रंग भरती पतंग का धार्मिक नाता। हैदराबाद के एक प्रसिद्ध पतंग व्यापारी ने 30 साल पुरानी एक अनूठी भक्ति परंपरा को अभी तक जीवित रखा है।
आनंद रेड्डी नाम के कारोबारी ने देश भर के प्रमुख मंदिरों में हाथों से बनी चांदी की पतंगें दान की हैं। वो 3 दशकों से ज्यादा वक्त से पतंग व्यवसाय से जुड़े हैं और हर साल अपनी भक्ति के प्रतीक के तौर पर भगवान को कुछ विशेष भेंट करते हैं। इस साल उन्होंने 1-1 ग्राम वजन की चांदी की पतंगें तैयार की हैं और उन्हें करीब 10 प्रमुख मंदिरों में दान किया है। इस दान के पीछे उनकी एक मन्नत भी छिपी हुई है। ये मैं 1 ग्राम का एक ही है, 10 ग्राम में 10 पीस बनाया मैं। ये 10 मंदिरों के लिए मैं डोनेट करता हूँ, क्योंकि तो फेस्टिवल मेरा सक्सेसफुल चलना है, बिजनेस सक्सेसफुल चलना, कोई बोल के मैं मन्नत से 10 पीस लगाया। 10 भगवानों को चलाना, यादरगुट्टा है, विजयवाड़ा है, तिरुपति है। देखिए इस बार एक बड़ी अच्छी बात ये भी हुई है कि नॉर्मली अभी तक आपको याद है चाइनीज माजे की बात होती थी, इस बार इंडियन माजा ज्यादा ट्रेंड में और लोग भी बायकॉट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं इंडियन माजा ताकि नुकसान कम हो। नुकसान कम। और एक और स्टोरी हम हाल फिलहाल में देख भी रहे थे कि लोगों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि आप गले में, अगर आप उस दिन मकर संक्रांति के दिन बाहर कहीं ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो आप गले में सेफ्टी बेल्ट एक पहन के चले, ताकि क्योंकि हमने देखा था पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वो डोर अड़ जाती है और बहुत लोग इसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं, काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसके लिए भी बहुत सारे लोग कदम उठा रहे हैं कि उनको बचाएं, पतंगे कम उड़ाएं या सेफ जगह पे उड़ाएं। चलिए माघ मेले अब आपको लिए चलते हैं। भले ही ठंड बहुत ज्यादा हो, लेकिन प्रयागराज की धरती पर गंगा की लहरों के बीच आस्था का समंदर उमड़ा हुआ है। प्रयागराज में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के अनगिनत रंग बिखरे हुए हैं। ऐसे में इसी महीने पहली बार महाकुंभ की तर्ज पर अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए वैष्णव अखाड़े से जुड़े साधु संत पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वहीं संस्कृति और परंपरा के इस माघ मेले में तप, साधना और संकल्प की भी एक से बढ़कर एक मिसाल पेश की जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सनातनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों को मजबूत बनाने में यहाँ आने वाले गृहस्थी और साधु संत अपनी भागीदारी दे रहे हैं। संगम तट पर हो रहे माघ मेले में हर वो रंग बिखरे हैं जिसमें देश की संस्कृति, आस्था और परंपरा की खुशबू महक रही है। आम श्रद्धालु, कल्पवासी या फिर साधु संत, ईश्वर और प्रकृति के प्रति तमाम लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं। इस बीच माघ मेला में होने वाले अमृत स्नान भी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि माघ मेले में ये पहली बार होगा जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर अमृत स्नान होगा। पहली बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का राजसी ठाट बाट के साथ भव्य अमृत स्नान होगा। वैष्णव संप्रदाय के ये 3 अखाड़े हैं जिनसे जुड़े सैकड़ों साधु संत अमृत स्नान का भागीदार बनेंगे। संगम तट पर ये अमृत स्नान मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर होगा, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी से जुड़े साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे। दिगंबर का निशान है पचरंगा महाध्वज, जो मैं आपसे कहूंगा कि आप दिखा भी सकते हैं। वो देखिए महाध्वज लगा हुआ है, आप उसको दिखा सकते हैं। निर्मोही का निशान है सफेद ध्वज और निर्माणी का निशान है लाल ध्वज। तीनों अनियों के इष्ट हैं हनुमान जी। वैष्णव अखाड़ों का ये वही अमृत स्नान है जो अब तक धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृति से पूर्ण कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में होता आया है। हमारे सभी महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने अखाड़ों की मान्यता के अनुसार जिसे जो पद दिया जाता है उनको फिर स्वतंत्र किया जाता है कि वो जब भी कहीं स्नान और कहीं जाएंगे तो अपने वही प्रोटोकॉल, वही स्वरूप से जाएंगे जो एक संत का और एक राजा और सेवा भाव का होता है। लेकिन अमृत स्नान से पहले कुंभ वाले रंगों की छटा माघ मेले में भी बिखरी हुई है, जिसमें सनातनी परंपरा, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना हर कदम पर श्रद्धा का एक नया स्वरूप गृहस्थियों के कल्पवास में भी नजर आ रहा है। ऐसे ही एक अनोखे कल्पवासी हैं जिन्होंने देश सेवा के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया है। पहले देश की सेवा और अब भगवान हनुमान जी की सेवा। हमारे साथ एक ऐसे सेवादार हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं और पिछले 20 साल से इन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया। यूपी के रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले रंजीत सिंह ने साल 2006 से अन्न त्यागा हुआ है। भारतीय सेना से रिटायर्ड 59 साल के रंजीत सिंह का ईश्वर साधना में ऐसा मन लगा कि उनका ये कठोर संकल्प उन्हें पिछले 19 साल से फलाहार पर ही आत्मिक आनंद दे रहा है। बड़े बड़े संत लोग हैं,
वो बोलते जो हम लोग कर देते हैं वो कोई आम जनता नहीं कर पाता। तो मैं बोला आप तो सिर्फ संत हैं, जो हम लोग आर्मी के एक हैं, देश के लिए सब कुछ अपनी धरती के लिए प्राण दे रहे हैं, हम करेंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करते करते हमारा भी दिमाग लग गया कि बाबा जी को मैं बोला बाबा जी आप अब लाज आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको मैं 18 साल से सेवा कर रहा हूँ, आपका भजन का आपका नाम लेता हूँ, आपका गुणगान गाता हूँ कि आप ही सब कुछ हो। कभी लजीज खाना देखकर मुंह में पानी नहीं आया? और जब खाली टाइम होता तो राम राम लिखता हूँ। कुछ ऐसा ही मजबूत संकल्प सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी लिए हुए हैं, जो माघ मेला में अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अपने सिर पर जौ उगाया हुआ है। महाराज हैं और यहाँ अपने सर पे इन्होंने तमाम अनाज उगाए हैं और लोगों को प्रसाद में भी यहाँ अनाज देते हैं। इनका कहना है कि इस तरह से, और इन्होंने ये अखंड ज्योति भी जला रखी है। यहाँ पर लोग आते हैं, लोग इनको देखते हैं और इनका कहना है कि बस देश में हरियाली रहे और इस तरह से हरियाली का संदेश देकर के अपने सर में तमाम तरीके के जो अनाज। तो हमारा सरकार क्या बांटेगा? किसान अगर विश्व में हरियर नहीं रखेंगे तो अनाज होगा नहीं करे तो सरकार महीना में 2 बार क्या बांटेगा? फिलहाल तो माघ मेले की ये विशिष्ट परंपरा ही है, जिसके तहत कल्पवासी संगम तट पर रहकर संयमित जीवन बिता रहे हैं, जहां साधु संत कथावाचन, ईश्वर भजन और सत्संग कर जीवन मूल्यों की सीख दे रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, माघ मेला जिसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है, यहाँ त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसीलिए माघ मेले में स्नान दान के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। उनके लिए सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा आश्रम स्थल भी माघ मेले में बनाया गया है, जिसमें एक साथ 500 लोग ठहर सकते हैं और श्रद्धालुओं को यहाँ पर 24 घंटे ठहरने के लिए सिर्फ 20 रुपए ही देने होंगे। यूपी सरकार की तरफ से इतनी बड़ी क्षमता वाले 5 से ज्यादा आश्रम स्थल माघ मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। माघ मेले में हर हर गंगे की गूंज है। संगम की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर श्रद्धा भक्ति की उमंग है। माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लाखों श्रद्धालु आत्मशुद्धि, पाप मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए ही अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी वजह से माघ मेला कई नए कीर्तिमान रच रहा है। इन्हीं में से एक है माघ मेले में बना सबसे बड़ा आश्रय स्थल। महामाघ मेला में जहां एक और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के हर अहम चीज़ को देखा जा रहा, तो वहीं आश्रय स्थल बनाया गया, जहां पर लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई। यानी जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उनके लिए एक बेड दिया गया और बेड का जो रेट है महज 20 रुपए है 24 घंटे का। ऊपर से उन लोगों को खाना भी फ्री है। इस आश्रय स्थल में एक टेंट के नीचे 500 से अधिक श्रद्धालु एक साथ रह सकते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ 24 घंटे ठहरने के लिए सिर्फ 20 रुपए देने होंगे। प्रथम दृष्टिया 500 बेड का ये हमारा आश्रय स्थल है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये व्यवस्था दी गई है। 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है 24 घंटे का, और हर पर्व पे, स्नान पर्व पे एक दिन आगे पीछे यानी 3 दिन 50 रुपए पर व्यक्ति चार्ज है 24 घंटे का। इस आश्रय स्थल में एक साफ सुथरा बेड मिलेगा। बेड पर सुंदर चादर लगी होगी। तकिया और ठंड से बचाव के लिए कंबल भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को गर्म पानी की भी सुविधा है। यहाँ हमारा बाथरूम भी है, नल जल भी लगा हुआ है और अंदर जो है चद्दर, तकिया, गद्दा और कंबल की व्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी सरकार की तरफ से इतनी बड़ी क्षमता वाले 5 से ज्यादा आश्रय स्थल माघ मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं।
बहुत ही सुटेबल जगह बना है, संगम तट पर है। और आने के लिए आप हनुमान मंदिर जी से चलेंगे आगे तो बाईं ओर मुड़ेंगे और सीधे अक्षयवट मार्ग होते हुए आप यहाँ संगम तट पे ढलान पे जैसे ही उतरेंगे तो बाईं तरफ उत्तर दिशा में ये जन आश्रय स्थल सरकार की व्यवस्था है। इन आश्रय स्थल में देश के अलग अलग शहरों से आए लोग ठहरे हुए हैं और उन्हें यहाँ किए गए इंतजाम काफी भा रहे हैं। प्रयागराज में बहुत अच्छी सुविधा है। पहले मैं आ रहा था गुजरात से तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि रहने के लिए क्या करूँगा क्या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ आया तो मोदी जी का और योगी जी का मैंने पोस्ट देखा, जन आश्रय स्थल बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने माघ मेले के बारे में बहुत कुछ सुना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी और हम अच्छी तरह से स्नान करके घूम भी गए और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जब हम यहाँ पे आए तो हमको बहुत सस्ते में सब कुछ यहाँ पे मिल गया सरकार की तरफ। 2 दिन हो गए हमें इधर आए हुए, तो सब कुछ अच्छा है। एक 20 रुपये लेते हैं इधर, तो हम 4 बंदे 80 रुपये में हमें 2 दिन हो गए। एक दिन का 80 रुपये लेते हैं, 2 दिन हो गए हमें इधर रुके हुए। सब कुछ अच्छा है, हमने स्नान भी किया, सब कुछ अच्छी सुविधा है, सब कुछ अच्छा है। महाकुंभ के बाद माघ मेला को मिनी कुंभ का दर्जा हासिल है, इसलिए इंतजाम भी महाकुंभ स्तर के किए गए हैं। और इस पहल का जो माघ मेला प्रशासन की इस पहल का श्रद्धालु स्वागत कर रहे हैं, तो इस सस्ते बजट की रुकने के स्थल का प्रयोग कर वो भी प्रदेश सरकार के और मेला प्रशासन की जय जयकार भी कर रहे हैं। आनंद राज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए साफ स्वच्छ पानी मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि नदियों का जल शुद्ध रहे और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सके। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए यूपी सरकार ने मिनी अस्थायी ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है। इस प्लांट के जरिए नालों से गिर रहे गंदे पानी को फिल्टर किया जाता है और फिर ओजोन मिलाया जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और पानी बैक्टीरिया मुक्त, गंध रहित और स्नान करने योग्य शुद्ध पानी में तब्दील हो जाता है। हम ओजोनेशन प्लांट के आगे खड़े हैं। आप ये पीछे देखें और वो पीछे उस तरफ नजर मारें, वहाँ सामने पूरा ओजोनेशन प्लांट लगा है। पर्पस ये है कि जिन दिनों लाखों की तादाद में, कुंभ में तो शायद करोड़ों लोग आए, वो लोग जब एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने सच्चे मन से गंगा जी में आते हैं, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो उनकी हेल्थ को, उनकी सेहत को किसी किस्म का भी खतरा बन सके। और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सारा का सारा उपक्रम शुरू किया है। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फीली सर्दी के तमाम रंग। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। टूटता ये दिल मेरा। अरे ये क्या? पप्पी जैसा पिघला। नहीं रख सकते। जिन वुलेन्स में इतना प्यार छुपा हो, उनके लिए इजी। ये रोए पड़ने से बचाए, नाजुक वुलेन्स का ख्याल रखें। वुलेन्स का ख्याल इजी। on my wheels in the fields, got you dancing. Now we going back and forth, steady with the prancing. Everything's new except the attitude. The all-new Seltos, badass forever. Kia, movement that inspires.
हफीज जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चाय पर चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, 5-5 बूंदे सुबह शाम पिए, निरोगी जिए। 28वें राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। पीएम मोदी 15 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। 42 देशों के 21 स्पीकर होंगे शामिल। जर्मनी के साथ भारत के 19 समझौतों पर हस्ताक्षर। रक्षा, स्पेस सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर बनी सहमति। काइट फेस्ट में भी शामिल हुए चांसलर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मूविंग टारगेट किया गया हिट। दिल्ली में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बड़ी तैयारी। यमुना में चलेगी लग्जरी क्रूज। 8 किलोमीटर तक की यात्रा का आनंद उठा सकेंगे सैलानी। चलिए भाई, बर्फबारी का जिक्र करना तो बनता है। हो रही है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आपका प्लान क्या है? बैग पैक हमारा प्लान जाएगी तब जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारा ना मोटिव भी वही है, क्योंकि उतनी ज्यादा ठंड में ना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो पिघलने का इंतजार, पिघलने का थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन इसी महीने होगा, आप देखिएगा। पर दिल्ली में मजा आ रहा है। अगर आप देखो पिछले 2-3 दिन से धूप निकली है दिन में, धूप पर हवा भी चल रही है, ठंडी हवा बहुत ज्यादा। आज सुबह बहुत ज्यादा हवा थी। ये जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। बिल्कुल। तो मौसम का ही जिक्र कर रहे हैं, जैसा खुशी बता रही है कि दिल्ली में भले ही धूप थोड़ी सी राहत दे रही है, लेकिन वो जो हवा है ना, वो धूप का मजा लेने नहीं दे रही। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कल लोहड़ी है, इसी धूप में मजा आना है मूंगफली खाने का भी। क्यों? बिल्कुल। देखिए पहाड़ों की बात भी करेंगे, पहाड़ों की बात, क्योंकि हम पहाड़ों पर ही जाने वाले हैं। कुछ लोग जाने वाले हैं, वहां से आके भी बात करूंगी मैं। फिलहाल देखिए पहाड़ों की बात करें तो वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों पर ठंड के साथ ही कुदरत का करिश्मा भी चरम पर है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जहां जहां बर्फबारी हुई है, वहां सैलानियों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें बता रही है कि सर्दियों में कश्मीर की खूबसूरती किस कदर निखर जाती है। ठंड की चादर ओढ़कर वादी अपनी खूबसूरती को और मनमोहक बना लेती है। पहाड़ों से गिरते झरने जो गर्मी में चंचलता से बहते हैं, सर्दियों में समय के साथ ठहर जाते हैं। जमी हुई धाराएं कांच की तरह चमकती है, मानो किसी ने चट्टानों पर क्रिस्टल की मूर्तियां तराश दी हों। पानी के स्रोत बर्फ की सफेद परत में लिपटकर खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की चांदी होती है। देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ को देखकर सैलानी निहाल हो उठते हैं। दूर दूर तक फैली सफेदी, नीला आसमान और ठंडी हवा मन को सुकून देता है। मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। कश्मीर में जहां जहां बर्फ गिरी है, वहां सैलानियों की मौज रही। IMD का माने तो जो ये रात का डीप फ्रीज है, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि जो ये प्रचंड ठंड है, ये अभी अपना कब्जा जमाई रखेगी, क्योंकि अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बारिश बर्फ जो है आगे कम से कम 8-10 दिन तक नहीं दिख रही। तो ये जो ड्राई कोल्ड है, ये बना रहेगा। इसके चलते लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। हालांकि गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी जगहों पे जहां बर्फ है, वहां सैलानी काफी आ रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि नलके जम रहे हैं, पाइपें फट रही हैं और लोगों को जो पुराने तरीके थे गर्मी के, चाहे कांगड़ी हो, चाहे बुखारी या
जो बॉनफायर है उसकी मदद से जो है अभी जिंदगी काटनी पड़ रही है। श्रीनगर में रात का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। कड़ाके की ठंड के चलते शोपियांग, कुलगाम और बारामूला में छोटे झरने, नाले और पाइपलाइन जम गए। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक ठंड जारी रहने का अनुमान लगाया है। श्रीनगर में एक बार फिर तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और पर्यटन स्थलों पर तापमान -8 से -12 डिग्री तक लुढ़क चुका है। फिलहाल आने वाले 2-3 दिन तक भी ये कड़ाके की ठंड जो है वो जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में मौसम के अपडेट और वहां की खूबसूरती के बाद बात हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस मनाली की। मनाली पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ नए साल के दूसरे वीकेंड पर 50,000 से ज्यादा सैलानी पहुँचे। दिल्ली जैसी जगहों से पहुँचे सैलानी मनाली के मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। मैं यहाँ पे मनाली घूमने आई हूँ। मेरे को यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा। दिल्ली का वेदर बहुत पोल्यूशन है। यहाँ पे मुझे स्नोफॉल, अभी हम अटल टनल जाएंगे कल, बाकी वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे, बर्फ से भी खेलेंगे। मनाली में क्रिसमस से सैलानियों के आने की जो रफ्तार बढ़ी, जो पूरे न्यू ईयर के मौके पर पीक पर पहुंच गई। अब भी यहाँ सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इससे यहाँ के कारोबारी खुश हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ ठंड का प्रकोप जारी है। हरिद्वार में ठंड, शीतलहर और कोहरा चरम पर है। कोहरे और ठंड के चलते श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाली हर की पैड़ी खाली दिखी। गंगा घाट पर इक्का दुक्का यात्री ही दिखे। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पालम में तापमान 3 डिग्री दर्ज होने के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में सुबह, शाम और रात को ठंड लोगों की परीक्षा ले रही है, लेकिन दिन में धूप लोगों को राहत भी दे रही है। राजस्थान की बात करें तो फतेहपुर शेखावटी में 2 दिनों से तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। यहाँ के खेतों में सरसों की फसल पर ओस की बूंदें जमी नजर आईं। सर्द हवा ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरवाणी, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आर्मी डे से पहले जयपुर में शौर्य संध्या का प्रदर्शन किया गया। रिहर्सल में जवानों ने अपना दमखम दिखाया। सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या में जवानों ने मार्शल आर्ट्स और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाटक और शानदार ड्रोन शो का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, इस प्रदर्शन में 1000 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन ने भारतीय सेना की वीर गाथा को आसमान पर उकेरा। देशभक्ति से सराबोर शौर्य संध्या की फुल ड्रेस रिहर्सल में हजारों लोग पहुंचे। देखिए इस शौर्य गाथा के अद्भुत रंग। जयपुर सेना की ये भव्य तैयारी शौर्य संध्या 2026 के लिए है। शौर्य संध्या रिहर्सल की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के प्रेरक संबोधन से हुई। इसके बाद मद्रास रेजिमेंट बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों के बीच सेना के जवानों ने मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रिहर्सल के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जवानों का उत्साह बढ़ाया। 78वां सेना दिवस, वो दिन जिसका हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है और जिसकी ग्रैंड तैयारियां चल रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। हर एक दिन एक नया आयोजन किया जा रहा है और ट्रिब्यूट दिया जा रहा है हमारी भारतीय सेना को, उस सेना को जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ किया है, अपनी जान न्यौछावर कर दिया और हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए हर एक दिन जयपुर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है और आज वो शाम थी जब शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। ये वो संध्या है जब ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा की
ये जो शाम है उसको डेडिकेट किया गया है, जहां पे 1000 से ज्यादा ड्रोन्स का एक शो आयोजित किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो एक ही परफॉर्मेंस में हमें मलखम, कलरी पयट्टम और चेंडा मेलम, ये 3 जो आर्ट फॉर्म्स है वो देखने को मिली। क्या नाम है तेरा? नीलम। क्या हुआ भाई? तेरा क्या नाम है? मेरा नाम शाह। रिहर्सल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में रखते हुए लाइट एंड साउंड शो का मंचन किया गया। ड्रोन और नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को आम जनता तक सरल और भावनात्मक अंदाज में पहुंचाया गया। हमला करने का दुस्साहस किया। भारतीय महिलाओं पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। ये सिर्फ बदला नहीं, शहीदों को श्रद्धांजलि। 1000 ड्रोन के जरिए किया गया ड्रोन शो इस समारोह की सबसे खास झलक रहा। ड्रोन शो के जरिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी ऐतिहासिक वीर विभूतियों की आकृतियां आकाश में उकेरी गईं। भारतीय सेना की आधुनिक शक्ति को दर्शाते हुए भैरव बटालियन, सेना के विभिन्न हथियार प्रणालियों और सुरक्षा क्षमताओं को भी ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस शो को सेना दिवस समारोह का ऐतिहासिक आकर्षण माना जा रहा है। जवानों का ये प्रदर्शन उनके समर्पण और अनुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेना दिवस समारोह से पहले 13 जनवरी को भी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जिसे आम लोग भी देख सकेंगे। 15 जनवरी को होने वाली शौर्य संध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर किया जाएगा। जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बोधगया के बौद्ध मोनेस्ट्री में 3 दिवसीय मास्क डांस का शानदार शुभारंभ हुआ। भूटान से आए तिब्बती बौद्ध भिक्षुकों के इस मुखौटा डांस को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी बोधगया पहुंचे। बौद्ध लामाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में मुखौटा डांस को किया। बिल्कुल, और इस डांस के जरिए बोध गया आए सैलानियों को भूटान की बौद्ध संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। बौद्ध परंपरा में मान्यता ये है कि इस नृत्य से नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं। रंग बिरंगे परिधान और संगीत के साथ पारंपरिक नृत्य। बोधगया के बौद्ध मोनेस्ट्री में 3 दिवसीय मास्क डांस का शानदार शुभारंभ हुआ। भूटान से आए तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के इस मुखौटा डांस को देखने दूर दूर से सैलानी बोधगया पहुंचे थे। इस उत्सव का महत्व सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं है, इसकी डोर धर्म और आध्यात्म की गहराइयों से भी जुड़ी है। बौद्ध परंपरा में मान्यता है कि इस नृत्य से नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं। साथ ही इस डांस से जीवन की सभी तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। स्वस्थ करता है, वो दुनिया में शांति हो, वर्ल्ड पीस के लिए। ये सोच के हम लोग सवेरे 2 बजे उठ के पूजा करता है। उसका बाद हम लोग बाहर आके वो डांस करता है। ये डांस हम लोग 3 दिन तक होगा, आज कल परसों तक। पारंपरिक मुखौटा डांस का आयोजन भी भूटानी कैलेंडर के मुताबिक निर्धारित तिथि पर किया जाता है। मुखौटा डांस को देखना यहाँ आए सैलानियों के लिए भी एक बेहतरीन अनुभव था। इस नृत्य को देखना बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। इसका संगीत बेहतरीन है और ये नृत्य बड़ा ही खूबसूरत है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव देता है। पिछले कुछ वर्षों से बोधगया का मुखौटा डांस साल के प्रमुख उत्सवों में शामिल हो गया है। इस डांस के जरिए बोधगया आए सैलानियों को भूटान की बौद्ध संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। बोधगया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे। बिग बी के फैंस बहुत हैं, लेकिन सूरत के उद्योगपति सुनील शाह की बात ही कुछ और है। सुनील ने यह ठान लिया कि जब तक महानायक नहीं आएंगे वो अपने घर का गृह प्रवेश नहीं करेंगे। तो आखिर
उनकी तपस्या का फल उनको मिल गया। बिल्कुल 19 महीने के इंतजार के बाद वो घड़ी आई। महानायक अमिताभ बच्चन सुनील शाह के घर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। महानायक के हाथों से उनके घर का गृह प्रवेश हुआ। कहानी दिलचस्प है, इसलिए पूरी रिपोर्ट देखिए। वैसे तो दीवानगी की हद कुछ भी हो सकती है, लेकिन गुजरात के सूरत में अमिताभ बच्चन के फैन की दीवानगी आजकल चर्चा में है। सूरत में रहने वाले एक उद्योगपति ने सदी के महानायक को बुलाकर ही अपने घर का गृह प्रवेश किया। इसके लिए उस शख्स ने 19 महीने का इंतजार किया। जब महानायक सुनील शाह के घर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। अमिताभ बच्चन को नए घर में बुलाकर गृह प्रवेश के लिए सुनील ने 19 महीने इंतजार किया, तब जाकर उनका सपना पूरा हो सका। 19 महीने के इंतजार के बाद जब अमिताभ बच्चन उद्योगपति के घर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। यही नहीं, बिग बी के लिए सुनील शाह ने अपने इस घर में अलग से कमरा तैयार करवाया है, जहां उनसे जुड़ी यादें और उनसे जुड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं। साथ ही उनकी मूर्ति को भी स्थापित किया है, जिसका अनावरण खुद बिग बी ने किया था। उनकी बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है या बच्चन फैमिली का कोई भी फंक्शन होता है तो मैं यहाँ सोशल एक्टिविटी करके इवेंट करता हूँ और वो इवेंट करके उसका पूरा वीडियो फोटोग्राफ सर को भेजता हूँ। तो मेरे को बस उनके चेहरे पे खुशी हो तो उसकी खुशी मेरे में एक ऊर्जा रहती है। उसके हिसाब से मैं ये करता रहा और धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होने के बाद उन्होंने जो इवेंट किए, ये रूम मैंने मेरे नए घर में बनाया है। तो इवेंट के कुछ इवेंट के, सब इवेंट के तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन कुछ इवेंट के मैंने यहाँ फोटोग्राफ्स बनाए, ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है थिएटर रूम का। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो ना केवल पुलिस और जनता के आपसी रिश्तों का सकारात्मक पहलू है, बल्कि पुलिस के एक ऐसे मानवीय चेहरे को भी उजागर करता है जिसे देख लोग इमोशनल हो जाते हैं। पुलिस के एक्शन की सराहना कर रहे हैं। ये खबर सूरत शहर से सामने आई है। और देखिए, शहर के डिंडोली इलाके में लावारिस मिली एक नवजात बच्ची का पुलिस थाने में पूरे धूमधाम के साथ छठी संस्कार किया गया। बच्ची के बेहतर भविष्य के भरोसे के साथ विधि विधान से बच्ची का नामकरण भी हुआ। इसमें शामिल होने के लिए थाना पुलिस के साथ खुद पुलिस कमिश्नर अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। जिसे अपनों ने ठुकराया उसे गैरों ने सहारा देते हुए दुनिया में नाम दिया। सूरत के डिंडोली पुलिस थाने की ये खुश तस्वीर है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी की गोद में महफूज ये बच्ची कुछ दिन पहले लावारिस हालत में मिली थी। ये बच्ची कैसे पुलिस तक लाई गई, इसकी कहानी बाद में, लेकिन जन्म के छठे दिन यानी छठी पर मंडप से सजे पुलिस थाने में जो सत्कार सम्मान, जो लाड दुलार इस बच्ची का हुआ, उसे देख कोई भी मानवीय दिल खुश हो जाए। बाकायदा पंडित को बुलाकर बच्ची का पूरे विधि विधान के साथ नामकरण संस्कार हुआ। नाम रखा गया हस्ती। सूरत पुलिस के अनुसार डिंडोली इलाके के डेलाडवा गांव के पास ये बच्ची लावारिस हालत में हस्ती हुई मिली थी। बाकी इस मासूम तक पुलिस कैसे पहुंची, इसकी कहानी पुलिस कमिश्नर ने बताई। सूरत शहर के डिंडोली पुलिस स्टेशन के विस्तार में आने वाला डेलाडवा गाँव, वहाँ के सरपंच श्री हार्दिक भाई का फोन आया रात को 10 बजे कि तालाब के जो पाड़ा होता है उसके ऊपर एक तुरंत जो जिसके जन्म ली हुई बच्ची को किसी ने छोड़ के वहां से चला गया है। जो है ठंड का समय था जो है, और रात में जैसे इंफॉर्मेशन मिली पुलिस की टीम, हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर महिलाओं की टीम जो है पहुंची। साथों साथ 108 को भी फोन कर दिया गया था। 108 की टीम भी वहां पहुंची और वहां पे देखा कि एक बच्ची जो तुरंत हमारा मतलब जो अंदाज तुरंत जन्म ली हुई बच्ची थी जो है, और इतनी ठंड में भी वो बोरे में कंतान के अंदर जो थी वो हंस रही थी जो है। उसको देख के जो तुरंत पहले स्टाफ हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सब चेकिंग, डॉक्टर ने उसको चेक किया और ये पाया कि हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन वगैरह पूरी प्रक्रिया की गई। फिर उसके बाद CWC जो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है वहाँ पे जो है उनको ले जाया गया।
जाहिर है कि जो आप बीती मासूम हस्ती के जन्म लेते ही हुई वो खौफनाक थी। उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन पुलिस के आंचल में आई हस्ती आज महफूज है, क्योंकि सूरत पुलिस हस्ती के सुरक्षित भविष्य की कवायद जो कर रही है। पुलिस स्टेशन की तरफ से बच्ची के नाम पे बैंक अकाउंट खोला जा रहा है और जिसमें हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब ये सरकार श्री का अभिगम जो भी प्रोसीजर है एडॉप्शन का वो होने के बाद बच्ची जहाँ जाएगी तो वो पैसा भी वहाँ ट्रांसफर हम लोग कर लेंगे। पुलिस भले ही नन्ही हस्ती के सुंदर भविष्य के लिए अपने स्तर से जो कर रही है वो काबिले तारीफ है। साथ ही नवजात बच्ची संग हुए इस वाकये में पुलिस और जनता का मजबूत रिश्ता या यूं कहें साथ भी काबिले गौर है। मगर पुलिस की गोद में आने से पहले हस्ती का बच्ची के रूप में जन्म लेना आज भी समाज के अंदर भेदभाव वाली सोच को दर्शा रहा है। बेशक आज वो दौर है जब लड़कियां लड़कों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे आगे होकर अलग अलग क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी हैं। ऐसे में भेदभाव वाली सोच को घर से ही मिटाए जाने पर जोर जारी रहे, ताकि दूसरी बच्चियां भी वैसे ही जिंदगी में जीते हुए आगे बढ़ें जैसे मासूम हस्ती अपनी शुभ शुरुआत कर रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।